Hey, welcome back to Fame English Academy. An attempt may be failure, but there should be no failure in attempt. हमारा एक प्रयास असफल हो सकता है, लेकिन हमें प्रयास करने में असफल नहीं होना चाहिए. It happens generally when we make efforts, we don't get the things what we want, and after that we become depressed. We start losing our heart. It should not happen. ये नहीं होना चाहिए. We can learn from mistakes. We can learn from failure. हम हर चीज से सीख सकते हैं, and after that we can make double effort. राइट. सो हमारा जो एफर्ट है वो असफल हो सकता है. लेट इट हैपन. हमें प्रयास करने में असफल नहीं होना चाहिए. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन इंग्लिश ग्रामर. If one chapter is required to learn, यदि एक चैप्टर कोई है जिसको हमें सीखना चाहिए तो वो सेंटेंस भी है. तो आज हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस आखिर हैं क्या, इनके कितने पार्ट्स हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंस लिखेंगे. राइट. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम बोलते हैं तो सेंटेंस सुनते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस के बारे में वी मस्ट हैव ईच एंड एवरीथिंग. वी मस्ट नो. राइट. तो इसके बाद हम जैसे सेंटेंस से रिलेटेड है क्लाउज, हम वो भी देखेंगे, फ्रेज वो भी देखेंगे, वर्ड वो भी देखेंगे. तो ये सेंटेंस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. राइट. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस जो है इन इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 5 तरीके के सेंटेंस हम यूज करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब वो क्या है हम अभी देखते हैं. इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये सेंटेंस हैं क्या, इसके क्या डेफिनेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, ये देख लेते हैं. तो सेंटेंस के लिए मैंने पहले भी कहा था, एक बार और जान लीजिए. देयर आर 4 एलिमेंट्स जो मैंने कहा था: सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स. राइट. तो बेसिकली ये जो 4 चीजें हैं, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये है वर्ब. विदाउट वर्ब वी कैनॉट राइट सेंटेंस. हम सेंटेंस नहीं लिख सकते. तो सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है, सबसे जरूरी. ये जान लीजिए. अब इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी, हम देखते हैं. राइट. तो सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, देयर आर 26 लेटर्स. क्या है? लेटर्स. कितने हैं? 26. राइट. ABCD. और ये जो लेटर्स हैं, किसी भी लैंग्वेज में लेटर को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है. लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज. इससे छोटा और कोई यूनिट हो ही नहीं सकता. राइट. इसके बाद अब हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं BOX, एक जगह कर दिए. राइट. PENCIL. राइट. DGM. राइट. अब देखिए ये BOX एक जगह हमने लिखा 3 लेटर्स. PENCIL हमने 1 2 3 4 5 6 लेटर्स को एक जगह लिखा.
DGM, इसको भी हमने 3 लेटर्स को एक जगह लिखा। अब ये जो BOX है बॉक्स, ये इसका मतलब होता है बक्सा, ये मीनिंग दे रहा है। ये पेंसिल ये मीनिंग दे रहा है। DGM ये कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है, राइट। तो अब ये एक है टर्म, दिस इज वर्ड। लेटर से जो अगला स्टेप है ये वर्ड है। वर्ड क्या हुआ कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, राइट, जो क्या कर रहा है? मीनिंग दे रहा है। हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a valid meaning is called word। बहुत जरूरी, वर्ड होने के लिए क्या चाहिए? एक वैलिड मीनिंग चाहिए, और ये ग्रुप है लेटर्स का। वेरी सिंपल डेफिनेशन, याद कर जाइए, इसी डेफिनेशन से सारे और निकलेंगे। तो द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ वैलिड मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। तो ये बॉक्स वर्ड है, पेंसिल ये वर्ड है, मीनिंग दे रहा है। DGM ये मीनिंग नहीं दे रहा है, ये वर्ड नहीं होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। राम was singing a song। राम was singing a song। अब ये देखिए, राम क्या है? 3 लेटर्स का एक ग्रुप है जो मीनिंग दे रहा है, ये वर्ड है। was ये क्या है? 3 लेटर्स का एक ग्रुप है, was मतलब ये भी मीनिंग दे रहा है, वर्ड है। singing ये भी वर्ड है, a वर्ड है, song वर्ड है। अब ये क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं यहां, राइट, और जो एक जगह है ग्रुप में है एंड इट इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग, राइट। तो ये हो जाएंगे सेंटेंस। अब देख लीजिए डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच gives a complete meaning is called sentence, right। the group of word क्या था? the group of letters था, ये हो गया the group of words which gives a complete meaning is called सेंटेंस। ये हो जाएंगे सेंटेंस के डेफिनेशन, राइट। अब जैसे राम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, मीनिंग दे रहा है। अब इसको हम सिंगिंग को पहले देंगे, सिंगिंग राम वाज अ सॉन्ग। तो ये भी तो ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन ये मीनिंग नहीं दे रहा है, इट विल नॉट बी अ सेंटेंस। तो सेंटेंस होने के लिए ग्रुप होना चाहिए एक वर्ड्स का, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, जैसे यहां निकल रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि एक टर्म है फ्रेज का और क्लॉज का, ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। आई सॉ अ पेन ऑन द टेबल। आई सॉ अ पेन ऑन द टेबल, ये पूरा क्या है? सेंटेंस है, राइट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। इसमें से ये देखिए, ऑन द टेबल, इसका क्या मतलब हुआ? टेबल पर, ठीक है। इसमें क्या है? 1 2 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है, ऑन द टेबल, राइट। ये क्या है? मीनिंग तो दे रहा है टेबल पर, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज, राइट। एक टर्म आप सुने होंगे, PHRASE, फ्रेज, राइट, जिसका मतलब होता है वाक्यांश, सेंटेंस का वाक्य, और ये है वाक्य का एक अंश है, ये पार्ट, वो अंश है, राइट। तो फ्रेज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ words which gives a meaning but
not complete meaning. Complete meaning is called phrase. Very simple, बहुत जरूरी है जानना ये. Phrase देखिए, the group of words which gives a meaning but not complete meaning. ये complete meaning नहीं दे रहा है. ग्रुप है वर्ड्स का, मीनिंग भी दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है. इसके लिए ये पूरा सब चाहिए सेंटेंस के लिए. देन इट विल बी सेंटेंस, अदरवाइज इट विल बी फ्रेज. तो फ्रेज का डेफिनेशन जान लीजिए, बहुत जरूरी है जानना. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग. कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसको हम बोलते हैं फ्रेज. ठीक है. दूसरी बात, ये जो फ्रेज है इसके लिए जो एक चीज बहुत जरूरी है जानना, इसमें ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा. सेंटेंस में हमने क्या कहा था, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें हैं. फ्रेज में सब्जेक्ट भी नहीं होगा और वर्ब भी नहीं होगा. इसके अलावे जो कुछ वर्ड्स हैं उसके केवल वो ग्रुप होंगे और उसका एक इनकम्प्लीट सा मीनिंग आएगा. ठीक है. तो ये जानना बहुत जरूरी है. फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट, राइट, नो वर्ब. ये जान लीजिए. फ्रेज, इसके लिए नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब, ये दो फीचर्स हैं फ्रेज के. ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड फ्रेज. अब हम आते हैं, एक आपने नाम सुना होगा क्लॉज का. ये क्लॉज क्या है बहुत जरूरी है जानना, इसको हम देख लेते हैं. इसके बाद हम सेंटेंस के पार्ट्स को देखेंगे और उसके क्या फीचर्स हैं, क्या हम कैसे पहचानेंगे, क्या है ईच एंड एवरीथिंग सेपरेटली हम देखेंगे. तो अब हम देखते हैं क्लॉज का. क्लॉज के लिए भी हम एक पहले एग्जांपल लेते हैं. वी लर्न grammar so that we may speak correct English. We may speak correct English. अब देखिए इसमें we learn grammar so that we may speak correct English. ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, एक सेंटेंस है. इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लर्न, वर्ब है, स्पीक, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, राइट. तो ये पूरे क्या है, सेंटेंस हैं. अब देखिए इसमें सेंटेंस में वर्ब कितने हैं. एक तो लर्न है एक वर्ब और एक स्पीक है एक वर्ब. यदि हम ये जो सो दैट जोड़ रहा है वी लर्न ग्रामर इसको और वी में स्पीक करेक्ट इंग्लिश इसको. ठीक है. अब ये जो दो अलग अलग चीज हैं, सेंटेंसेज हैं दो अलग अलग, ए और ये, राइट, इसको हम कहेंगे क्लॉज. राइट, इसको क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, CLAUSE. राइट. क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य. इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि क्लॉज जो है एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट है. ये भी सेंटेंस ही है लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एक ही सेंटेंस नहीं हो सकता. फिर से समझिए, कंफ्यूजन हो रहा होगा. मैंने क्या कहा कि क्लॉज जो है एक बड़े सेंटेंस का, यहां से लेके यहां तक, इसमें दो वर्ब वाले जो है सेंटेंसेज हैं अलग अलग, तो ये दोनों क्लॉज बन जाएंगे. एक चीज और मैं बोल दूं आसानी से कि ये किसी भी सेंटेंस में जितने वर्ब्स होंगे, मेन वर्ब्स, उतने क्लॉज होंगे, ये उतने क्लॉज बनेंगे. अब इसमें लर्न एक था, स्पीक एक था. ठीक है. तो हम पहले एक डेफिनेशन लेते हैं, फिर एक बार और क्लियर करेंगे. हम कह सकते हैं कि अ क्लॉज इज अ मिनी पार्ट of a big sentence. राइट. एक मिनी पार्ट है बिग सेंटेंस का. It also has a subject
एंड अ वर्ब, राइट। इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो एक क्लॉज इज अ मिनी पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस, ये जान लीजिए, इसको कहते हैं उपवाक्य। फ्रेज का था क्या, वाक्यांश, राइट। और ये है उपवाक्य, ये वाक्य ही है, छोटा सा पार्ट है बड़े सेंटेंस का। अब जैसे एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, इसको हटा दीजिए। क्लॉज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा जितने वर्ब्स होंगे सेंटेंस में उतने क्लॉज होंगे, राइट। आई हेल्प हिम एंड ही इज नॉट गेटिंग सक्सेस। आई हेल्प हिम एंड ही इज नॉट गेटिंग सक्सेस। मैं उसकी सहायता करता तो हूं, और वह, बट एंड को छोड़ के यहां पे कर दीजिए बट, और अच्छा हो जाएगा। बट ही इज नॉट गेटिंग सक्सेस, मैं उसकी सहायता करता हूं लेकिन उसे सफलता मिल नहीं रही है, राइट। तो इसमें देखिए कितने कितने अलग अलग के सेंटेंसेज हैं। आई हेल्प हिम एक अलग हो गया, राइट। ही इज नॉट गेटिंग सक्सेस ये एक अलग हो गया यहां से। ये बट जो है इसको जोड़ रहा है, राइट। तो यहां पे दो क्लॉजेज हैं, दिस इज। अब दूसरी बात ये जान लीजिए कि सेंटेंस और क्लॉज में सारे इक्वल फीचर्स हैं। सेंटेंस में मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट होगा, क्लॉज में भी सब्जेक्ट है। इसमें मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं। मेन वर्ब सेंटेंस में, क्लॉज में भी मेन वर्ब हो सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। मतलब जब दो तीन सेंटेंसेज को एक जगह हम जोड़ देते हैं ना, बड़ा सेंटेंस बना देंगे, तो वो तीनों पार्ट्स जो है वो क्लॉज कहलाएंगे। अब यदि मैं ये तो इस तरीके से है, इसमें से मैं निकाल दूं आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम और फुल स्टॉप दे दूं, तो क्या ये क्लॉज है? क्लॉज है? नहीं है, ये क्लॉज नहीं है, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको यदि इसमें हम जोड़ दिए ना, तब ये क्लॉज बन गया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, राइट, तो वह क्लॉज नहीं कहलाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा अपने आप में। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अब इसको क्लॉज बनने के लिए एक और सेंटेंस जुड़ना चाहिए इसमें, या दो जुड़ना चाहिए, तीन जुड़ना चाहिए, जितना जुड़े, कम से कम दो सेंटेंसेस तो जुड़ने चाहिए एक बड़े सेंटेंस में, तब ये दोनों जो पार्ट होंगे वो क्लॉज कहलाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। बहुत लोग इसको कहते हैं कि ये भी क्लॉज है, लेकिन ये क्लॉज नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। मैंने क्या कहा, क्लॉज का मतलब ही होता है उपवाक्य, मतलब ये वाक्य का एक पार्ट है, ये ऑलरेडी तो वाक्य है ना, सेंटेंस है ना, आई हेल्प हिम, तो ये क्लॉज कैसे हो सकता है? इट कैन नॉट बी अ क्लॉज। अब क्लॉज भी दो तीन तरीके के होते हैं, चार तरीके के होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है, नाउन क्लॉज हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि क्लॉज जो है एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा पार्ट है। दूसरी बात, इसमें भी सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉज। अभी जो हमने जितना डिस्कस किया, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? लेटर। और लेटर्स जब इनके ग्रुप बनेंगे तो ये बन जाएंगे वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स बनेंगे। लेटर से क्या बनेंगे? वर्ड्स बनेंगे। और वर्ड्स से क्या बन गए? तीन चीज हमने देखा। क्या क्या देखा? एक तो देखा सेंटेंस, इसके बाद हमने देखा फ्रेज, इसके बाद हमने देखा क्लॉज, ठीक है। तीन चीज वर्ड से बने। सेंटेंस में हमने क्या कहा कि सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्लॉज में इसमें भी सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। फ्रेज में नो सब्जेक्ट, नो वर्ब, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने एक जगह कर दिया
वर्ड से बन गए सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। ये सब वर्ड का ग्रुप है, राइट, जो मीनिंग सब दे रहा है। फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, क्लॉज भी मीनिंग देगा, सेंटेंस भी मीनिंग देगा। इसमें सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, इसमें भी सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन फ्रेज में ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं और उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानेंगे, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं। नाउ सेंटेंस, as I told you कि we use 5 types of sentences, means sentence has 5 parts. The first one is assertive sentence, second one is interrogative sentence, third one is imperative sentence, fourth one is optative sentence and the fifth one is exclamatory sentence. इसके spellings देख लीजिए, ठीक है। ये जो assertive sentence है, ये इसका मतलब होता है स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट, इसके बाद हम और ईच एंड एवरी सेगमेंट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव शोज क्वेश्चन, और इंपेरेटिव इट शोज ऑर्डर, राइट, रिक्वेस्ट, एडवाइज, एटसेट्रा। आगे हम देखते हैं, राइट। ऑप्टेटिव ये दिखाएगा विश या डिजायर, ये क्या है हम आगे देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी ये दिखाता है सडन फीलिंग, ठीक है। ये मीनिंग इसको याद कर जाइए। अब हम इसको अलग अलग से देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसको हम क्या पहचानेंगे, राइट, किस तरीके से हम ये सारे सेंटेंसेस लिखेंगे और पहचानेंगे। इससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि ये जितने सेंटेंसेस हैं सबके होंगे 2 पार्ट्स। एक होंगे पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा होंगे निगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं क्या, अफर्मेटिव। पॉजिटिव को हम कभी कभी अफर्मेटिव भी बोलते हैं, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सब के बनेंगे। असर्टिव के भी अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इंटरोगेटिव के भी अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इंपेरेटिव के भी अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ऑप्टेटिव के भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी के भी अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, राइट, जिसको हम कहते हैं मैं खेलता हूं, राइट। एंड नेगेटिव जब नेगेटिव बन जाए, राइट, मैं नहीं खेलता हूं, ठीक है। तो जब नहीं का सेंस आ जाए, इसमें क्या क्या लगेंगे, इसमें लगेंगे नो, इसमें लगेंगे नॉट, इसमें लगेंगे नेवर, मतलब सब जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो जब नेगेटिव सेंस देगा तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और ये नो, नॉट, नेवर, ये जो नेगेटिव सेंस वाले टर्म्स हैं वो नहीं रहेंगे, तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे या अफर्मेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अलग अलग से कि असर्टिव को हम किस तरीके से पहचानेंगे, इसके क्या फीचर्स हैं, ये सारे एक एक चीज। ओके, द फर्स्ट वन इज assertive sentence. Assertive sentence, as I told you कि the sentence which shows any statement, right, the sentence which shows any statement is called assertive sentence, राइट। जो क्या करता है, एक स्टेटमेंट दिखाता है, कोई कथन दिखाता है किसी स्पीकर का। ये एक क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है। अब ये है क्या, इनके जो फीचर्स हैं, राइट, ये जितने असर्टिव सेंटेंस हैं, राइट, इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है, सब्जेक्ट से शुरू होंगे। सेकंड, इट एंड्स विद फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट से शुरू होगा
और फुल स्टॉप से एंड होगा। जैसे हम एक कोई सेंटेंस लिखते हैं, राम इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। राम ये सब्जेक्ट है, इससे शुरू हुआ और फुल स्टॉप से खत्म हुआ। सेंटेंस जब भी सब्जेक्ट से शुरू होगा वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, राइट। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी जो है घूमती है, राइट। तो अर्थ जो है क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी सब्जेक्ट हैं, आर लर्निंग इंग्लिश, फुल स्टॉप, राइट। तो इसके दो फीचर्स आप याद रखिए कि ये स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से और खत्म होगा फुल स्टॉप से। जैसे ये हो गया, ये कहागा असर्टिव सेंटेंस। तो ये जो राम इज माई फ्रेंड, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको नेगेटिव कहेंगे तो ये हो जाएगा राम इज नॉट माई फ्रेंड, तब ये नेगेटिव बन जाएगा। तो मैंने कहा कि हर एक सेंटेंस का क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव बनेगा। तो दिस इज द थिंग विच वी नो एंड वी शुड नो अबाउट असर्टिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो।